नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री की आज की इस सीरीज में हम बात करेंगे पहले विश्व युद्ध के बारे में। पहले विश्व युद्ध को द ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। इसे द ग्रेट वॉर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब यह युद्ध हुआ था तो उससे पहले इतना बड़ा युद्ध कभी नहीं हुआ था। इससे विश्व के लगभग तमाम देश इफेक्टेड थे, करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे और अरबों खरबों का नुकसान हो चुका था। क्योंकि ये पहला विश्व युद्ध था, दूसरा विश्व युद्ध अभी तक नहीं हुआ था, तब ये पता भी नहीं था कि दूसरा विश्व युद्ध होगा। इसीलिए पहले विश्व युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहने का कोई मतलब नहीं था। इसीलिए उस टाइम इसको द ग्रेट वॉर कहा गया। बाद में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो इसका नाम द ग्रेट वॉर से बदलकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कर दिया गया। पहला विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 में शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ, जिसमें लगभग 1 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग घायल हुए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो हुआ क्यों? इसके पीछे कारण क्या थे? दोस्तों, इसके पीछे कई कारण थे। आज हम एक एक करके वो सब कारण जानेंगे और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत से अंत तक हर एक बात, हर एक घटना इस सीरीज में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आइए जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध को अंजाम देने वाली कुछ घटनाओं के बारे में। हमें पहले विश्व युद्ध को विस्तार से समझने के लिए इतिहास के कुछ पन्नों को खोजना होगा। तो बात की शुरुआत होती है ऑस्ट्रिया हंगरी से। अब क्या है, ऑस्ट्रिया और हंगरी ये दोनों देशों का नाम मैं इसलिए एक साथ ले रहा हूं क्योंकि सन 1867 में ये दोनों देश एक दूसरे में विलय होकर एक राष्ट्र बन चुके थे और मुल्क ऑस्ट्रिया के फ्रांस जोसेफ इस महान राज्य के सम्राट थे और उनके वारिस फ्रांस कार्डिनर इस राज्य के राजकुमार थे। तो बात है 28 जून 1914 की, रविवार का दिन था। ऑस्ट्रिया हंगरी राज्य के सम्राट फ्रांस जोसेफ के वारिस इस राज्य के राजकुमार फ्रांस कार्डिनर की आयु उस समय 50 वर्ष की थी। 28 जून 1914 की इस रविवार को फ्रांस कार्डिनर और उनकी पत्नी सोफी सेराजोवो जाने के लिए रवाना हुए। आज लगभग 100 साल बाद इस राज्य और उसके वारिस के नाम भले ही हमें अनजान लगे, लेकिन अगर इतिहास के दौर को पकड़कर हम 100 साल पीछे जाएं ना, तो ये सब नाम हमारे सामने आना लाजमी है। पहले जानते हैं साराएवो क्या है। सेराजोवो दरअसल बोस्निया अर्जीनिया नाम के लगभग 51,000 स्क्वायर किलोमीटर के विस्तार वाले देश का पाटनगर था। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि सन 1867 में ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों अलग अलग राज्य एक होकर एक देश बने। ऑस्ट्रिया हंगरी के सम्राट फ्रांस जोसेफ ने 1908 में बॉक्सिनिया हक्सोबोनिया नाम के इस लगभग 51,000 स्क्वायर किलोमीटर वाले राज्य को जीत लिया। बोस्निया हर्जेगोविना ऑस्ट्रिया हंगरी नाम के राज्य के सत्ता में आते थे और इस पूरी भूमि के राजा फ्रांस जोसेफ थे और सेराजोवो सहायक बोस्निया अर्जीनिया राज्य का पाटनगर था। अब वो ऑस्ट्रिया हंगरी राज्य की जागीर है, तो इस पूरे एम्पायर के एकमात्र राजकुमार फ्रांस कार्डिनर अपने ही राज्य के, बल्कि यूं कहिए कि अपने जीते हुए राज्य के एक जगह सेराजोवो जाने के लिए निकले। दरअसल राजकुमार के सर्बिया जाने से पहले उनके राज्य के गुप्तचरों ने उन्हें वहां ना जाने की चेतावनी दी थी। अब सवाल ये उठता है कि गुप्तचरों ने उन्हें उनके ही राज्य से मुलाकात करने से क्यों रोका? बात साफ है दोस्तों, ऑस्ट्रिया हंगरी के बाद फ्रांसिस जोसेफ ने जब 1908 में बोस्निया अर्जीनिया नाम के देशों को जीत लिया था, तो अब तो बहुत से राज्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व मिटा चुके थे। वो पूरा का पूरा देश अब किसी और देश का गुलाम था। इस बात से नाखुश वहां के कई लोग क्रांतिकारी बन चुके थे। सेराजोवो के इन क्रांतिकारियों ने एक संगठन भी बनाया था जिसका नाम था ब्लैंक हैंड क्रांतिकारी। ये फ्रांसिस जोसेफ से आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते थे क्योंकि फ्रांसिस जोसेफ की सत्ता को ललकारने की उनमें हिम्मत नहीं थी। लेकिन ये क्रांतिकारी किसी समय की तलाश में थे और राजकुमार फ्रांस कार्डिनर का सेराजोवो जाना वहां के क्रांतिकारियों के लिए बहुत बड़ा मौका था। तो इस प्रकार
फ्रांज फर्डिनांड, जो सबके वारिस और पूरे राज्य के राजकुमार थे, उनकी जान को साराएवो क्रांतिकारियों से खतरा था। राजकुमार को उनके गुप्तचरों द्वारा ये चेतावनी दी गई कि वहां मत जाइए, तो उन्होंने उनकी बात ये कहकर टाल दी कि मेरी जान तो हमेशा खतरे में ही रहती है, हमें ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, दरअसल आगे भी 3 बार राजकुमार को मारने के विफल प्रयास हो चुके थे। तीनों बार वो बच गए थे और शायद इन घटनाओं ने उन्हें आने वाले नसीब में मरने वाला बना दिया। इस 50 साल के राजकुमार ने अपने गुप्तचरों की बात मान ली होती तो सेराजोवो जाने का निर्णय ना लिया होता तो आज ये दुनिया जैसी दिख रही है ना, शायद ऐसी ना होती। पहले विश्व युद्ध ने पूरे दुनिया के भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हर पहलू को बदल दिया। पहले विश्व युद्ध में और उसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं घटी जिसने आज की दुनिया को जन्म दिया। लगभग 100 साल पहले हुआ विश्व युद्ध पूरे विश्व को बदलने वाला एक गंगेश्वर बना। तो हम बात कर रहे थे राजकुमार की। तो इस तरह राजकुमार अपने गुप्तचरों की बात ना मानकर ऐसे तंग वातावरण में सेराजोवो पहुंच गए और साथ में अपनी पत्नी को लेकर पहुंचे। और तारीख थी 28 जून 1914, रविवार का दिन। ट्रेन रुकी जिसमें से ये दोनों दंपत्ति बाहर निकले। सुबह के लगभग 9:45 हो रहे थे। वहां के गवर्नर ने इन दोनों दंपत्ति के स्वागत का बहुत बड़ा आयोजन किया था। रेलवे स्टेशन पर स्वागत के इस औपचारिकता को खत्म कर लगभग मोटर कार शाही दंपत्ति को लेकर सेराजोवो के टाउन हॉल की तरफ चल पड़ी। टाउन हॉल में शहर के कई और बड़े लोगों ने इन दोनों दंपत्तियों के लिए विभिन्न कार रखे थे, जिसमें से टाउन हॉल जाने वाली मोटर कार में कई मोटर कार खुली छत वाली थीं। राजकुमार और उनकी पत्नी सोफी, वो दोनों ही खुली छत वाली मोटर कार में बैठे हुए थे। कारों का काफिला आगे बढ़ा। रोड के एक तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी और एक तरफ कैनाल थी। कैनाल के आगे एक मोड़ था। मोड़ के पास एक पुल को क्रॉस करके आगे बढ़ना था। रेलवे स्टेशन से लेकर पूरे रोड पर बहुत सारे लोग इन दोनों दंपत्ति को देखने आए थे और बहुत ही ज्यादा भीड़ जमा हुई थी। इस भीड़ में कई क्रांतिकारी थे जो राजकुमार का काम तमाम करने वहां आए थे। आगे मोड़ आने की वजह से सारी मोटर कारों की गति धीमी हुई और इसी का फायदा उठाते हुए भीड़ में शामिल एक क्रांतिकारी ने अपने जेब से एक बॉम्ब निकाला और खुली छत वाली राजकुमार की मोटर कार पर फेंक दिया। लेकिन दोस्तों, इस बार भी देखिए क्या हुआ यूं कि वो जो बॉम्ब था वो गाड़ी के बोनट से टकराते हुए पीछे की ओर गिरा और बहुत बड़ा धमाका हुआ। बॉम्ब फूटते ही उस बॉम्ब को फेंकने वाले शख्स ने अपनी जेब में से साइनाइड की गोली निकाली और खा ली। फिर उसके बाद वो पुल से नीचे गिर गया और जहर धीमा साबित हुआ और कैनाल में ज्यादा पानी भी नहीं था। इस वजह से वो बच गया और उसको उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया। इधर फ्रांस कार्डिनर ने अपने ड्राइवर को मोटर कार रोकने का इशारा किया। वो मोटर से उतरे। उन्होंने उतरकर पीछे देखा तो उनके पीछे की गाड़ी के 2 अफसर मरे हुए थे और उनके पीछे 1-2 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल थे। राजकुमार ने अपने साथ खड़े अफसरों को कहा कि उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और कुछ समय के बाद राजकुमार अपने काफिले को लेकर टाउन हॉल की ओर आगे बढ़ पड़े। जब वो टाउन हॉल पहुंचे तो बहुत ही गुस्से में थे। उन्होंने वहां मौजूद कुछ अफसरों को कहा कि मैं यहाँ सपेक्षा के लिए आया हूँ और मुझ पर यहाँ बॉम्ब फेंका जा रहा है। वहां पर होने वाले कार्यक्रम में उनको कोई भी रुचि नहीं थी। उन्होंने बीच में ही कार्यक्रम स्थगित कर दिया और बॉम्ब धमाके में हुए घायल लोगों की खबर पूछने के लिए खुद ही निकल पड़े। दरअसल उस बॉम्ब धमाके की वजह से उनकी पत्नी सोफी बहुत ज्यादा घबरा गई थी और वो अपने पति के साथ रहना चाहती थी। इसीलिए काफिले के साथ वो भी हॉस्पिटल जाकर इस चीज को देखना चाहती थी। फ्रांस कार्डिनर और उनकी पत्नी सारे कार्यक्रम को स्थगित कर हॉस्पिटल की तरफ बढ़े। उनके साथ वही काफिला और मोटर कार थी। इस बार राजकुमार और उनकी पत्नी 3 नंबर वाली खुली छत वाली कार पर बैठे थे। टाउन हॉल से मिलिट्री हॉस्पिटल जाने का रास्ता वही था जिससे वो पहले अभी आए थे। उस रास्ते पर अभी भी भीड़ मौजूद थी और अभी भी क्रांतिकारी मौजूद थे। जब क्रांतिकारियों ने फ्रांस कार्डिनर की मोटर कार आते देखा
जहां पर उनकी मोटर कार की गति धीमी हुई, उसका पूरा फायदा उठाते हुए उसमें से एक क्रांतिकारी गैब्रिलो प्रिंसेप, जो कि 19 साल का था, उसने मौका देखते ही अपनी पिस्तौल निकाली और राजकुमार की गाड़ी की ओर बढ़ा और एक के ऊपर एक फायरिंग शुरू कर दी। उसमें से एक गोली राजकुमार के गले पर लगी और वो पीछे की ओर गिर पड़े। उनकी पत्नी सोफी को पेट में गोली लगी, लेकिन कुछ समय तक उनको गोली का अनुभव नहीं हुआ और कुछ समय बाद उनको संवेदना होने लगी और वो भी गिर पड़ी। इस बीच अचानक ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और उसने फ्रांस कार्डिनर के गले में अपना रुमाल बांधा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब फ्रांस कार्डिनर और उनकी पत्नी सोफी दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। दोनों मृत हस्तियों को लश्करी सलामी देने के बाद सराजोवा ने BAN भेजा गया। राजकुमार फ्रांस कार्डिनर की हत्या का ये किस्सा बहुत ही ट्रैजिक था और बेशक इसका असर पूरे यूरोप में होने वाला था, लेकिन इसका महत्व इतना भी नहीं था कि पूरी दुनिया में ऐतिहासिक पलटवार कर दिया जाए। लेकिन फिर भी पिछले 100 साल में हुए विश्व के परिवर्तन का कारण ये रिश्ता बना। जी हाँ, और एक नई बात इसके लिए कारण बनी। 28 जून 1914 को राजकुमार को मारने वाला 19 साल का वो शख्स सर्बिया का नागरिक था, जो प्रिंसी सारायोवो के क्रांतिकारियों के साथ था और उनके साथ रहकर ये कदम उठाया था। लेकिन वो जिस राष्ट्र का नागरिक था, यानी कि सर्बिया, वो ऑस्ट्रिया हंगरी के दक्षिण में आता था। ऑस्ट्रिया हंगरी तथा सर्बिया दुश्मन थे। इस घटना के बाद तय हुआ कि अब भाई सर्बिया को पाठ सिखाना पड़ेगा। आश्चर्य की बात यह थी कि ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा फ्रांसिस जोसेफ, जो 83 साल के थे, उन्हें कई दिनों के बाद कोई प्रभाव नहीं हुआ। ऊपर से वो घटना को नियमित मानकर भुलाते चले गए। फिर उनके विदेश प्रधान और उनके सेनापति ने सर्बिया को नजर में रखा था। वो दोनों सर्बिया पर आक्रमण कर उसे जीतकर हंगरी राज्य में मिलाने का ये मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। उक्त साम्राज्य को इन दोनों ने सर्बिया पर आक्रमण कर राजकुमार की हत्या का बदला लेने के लिए उकसाया। 23 जुलाई 1914 राजकुमार के हत्या के ठीक 25 दिन बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को 10 प्रस्ताव का अल्टीमेटम भेजा। उसमें से सर्बिया ने उनकी 8 बातों को स्वीकार किया और 2 बातों को अस्वीकार करके उन्होंने क्षमा मांगी, क्योंकि वो दोनों बातों से उनका राजधर्म भंग होता था। दरअसल ऑस्ट्रिया हंगरी को बात खत्म कर देनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा 3 दिन बाद ऑस्ट्रिया ने उस पर हमला करने की घोषणा कर दी। 28 जुलाई 1914 के दिन ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के उत्तरी दक्षिणी सीमा पर लॉन्ग रेंज टैंकों से गोला बरसाने शुरू कर दिए और ये था दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का आगाज। उस समय शायद ये किसी को नहीं पता था कि ये टैंक से निकले गोले विश्व के लगभग 28 देशों को अपने ऊपर ले डूबेंगे। विश्व में पहले कभी नहीं हुआ हो ऐसा विश्व युद्ध विकराल शुरू होने वाला था। विश्व के लगभग 1.25 करोड़ लोगों की बलि चढ़ने वाली थी और अरबों डॉलर का नुकसान होने वाला था। दोस्तों, इस घटना के पहले लगभग 100 साल का समय यूरोप के लिए शांतिपूर्ण गुजरा था। इन 100 सालों में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ था। ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के युद्ध का असर यूरोप में या कहें कि पूरे विश्व में होगा, ऐसा तो कोई मजबूत कारण नहीं था। जैसे हवा, कोयला और आग, ये 3 मिश्रण धमाके को फैलाने के लिए तैयार थे और राजकुमार फ्रांस कार्डिनर की हत्या की चिंगारी को जन्म दे चुके थे। तो आइए देखते हैं कि वो 3 महत्वपूर्ण कारण जो प्रथम विश्व युद्ध के होने के कारण बने। पहला कारण, प्रिंस बिस्मार्क ने उन 40 छोटे छोटे जर्मन राज्य को मिलाकर 1871 में जर्मन नाम के एक बड़े ऑल इन वन राज्य का गठन किया। एकीकरण के नाम पर जर्मनी नाम का ये राज्य बहुत ही शक्तिशाली था। उन 40 छोटे छोटे राज्यों में से एक राज्य का विलियम चर्चित जर्मनी राज्य का सम्राट बना था, जिसके कारण यूरोप में पूरे भय का वातावरण फैल चुका था। इटली का सृजन भी सन 1861 में भाषावाद के नाम पर हुआ। इसीलिए दिल्ली अटाली नाम की एक सत्ता का सृजन यूरोप में हुआ था और राजनीतिक समीकरण अब बदल चुके थे। बदले हुए समीकरणों ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का चेप फैलाया था, जो भाषा और जातिवाद पर आधारित था। उदाहरण के तौर पर अगर देखें, जैसे सर्बिया की प्रजा स्वाल जाति की थी
और ऑस्ट्रिया और हंगरी में भी बहुत समवाय लोग बसे थे, लेकिन वो उधर स्वतंत्रता का आंदोलन चला रहे थे। सबसे बलवान देश रशिया का इन आंदोलनकारियों को समर्थन था। रशिया का उद्देश्य यूरोप में ऑस्ट्रिया हंगरी के सामने एक बड़े राष्ट्र को खड़ा करना चाहता था, जिसके कारण वो सर्बिया को खुला समर्थन दे रहा था। इस तरह हिटलर सहित सभी ऑस्ट्रियन वासी जर्मन जाति के थे, इसलिए जर्मन का झुकाव ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ था। सर्बिया उनके मन में शत्रु देश था। ऑल इन वन देखें तो पूरा यूरोप दो छावनी में बंट चुका था। दूसरा कारण, ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया का निजी विग्रह पूरे विश्व को युद्ध में खींच लाया। उसका दूसरा कारण था नए खोजे हुए टेक्निकल मशीन गन्स, टैंक्स इत्यादि, और इन टेक्नोलॉजी को खोजकर उन देशों को मिला आत्मबल। नई टेक्नोलॉजी से सशक्त सशस्त्र बने देश किसी भी शत्रु देश को चुटकी में ही परास्त करने की बात सोचते थे। एक और शस्त्र था फाइटर प्लेन, जो 1903 में खोजे हुए राइट ब्रदर्स के अहिंसक प्लेन की हिंसक कॉपी थी। जर्मनी में एंथनी नाम का इंजीनियर इस फाइटर प्लेन के समर्थन में था। जर्मनी के बाद ब्रिटेन और फ्रांस विदेश के लिए ऐसे फाइटर प्लेन बना चुके थे। इन तीनों देशों को अपनी खोजी हुई टेक्नोलॉजी पर बहुत गर्व था। लड़ाई के लिए यूरोपीय देशों को और ज्यादा बल देने वाली तकनीकी खोज थी सबमरीन। यस, परंपरागत तौर पर समुद्र पर ब्रिटेन की सत्ता थी। ब्रिटेन के अश्वमेघ जहाज को चैलेंज करना किसी देश के बस की बात ही नहीं थी। लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत में हुई नई खोजों ने अब समय को बदल दिया था। इधर जर्मनी भी समुद्री ताकत में ब्रिटेन के बराबर बन चुका था। दोनों देशों में मानो होड़ सी मची हुई थी। महासागरों पर ब्रिटेन की मोनोपोली थी। ब्रिटेन जर्मनी को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता था। लड़ाई को और ज्यादा तूल देने वाली एक और मशीन थी जिसका नाम था गन। यस, इससे पहले हुई लड़ाई में वियर्ड एक्शन राइफल का इस्तेमाल किया जाता था। तब तक ट्रिगर दबाने से एक एक बुलेट छूट सकती थी, लेकिन 1883 में हीरामेक्स नाम के अमेरिकन ने पहली मशीन गन बनाई। तब से लेकर 1914 तक उसमें काफी सुधार हुए और मशीन गन्स की एकदम हाईटेक टेक्नोलॉजी उभर कर सामने आई। ब्रिटेन और जर्मनी सहित उस समय एक यूनिट के 600 बुलेट दागने वाली 900 मीटर की रेंज वाली कई मशीन गन्स बन चुकी थी। इस रैपिड फायर शस्त्र ने उनकी हिम्मत और बढ़ा दी, और जब युद्ध की नौबत आई तो घड़ी भर भी सोचे बिना युद्ध में कूद पड़ने का उनमें साहस और बढ़ गया। अब अगर देखें तो इनके पास काफी सारी चीजें थी, जैसे फाइटर प्लेन, तोप, टैंक, सबमरीन, मशीन गन्स और भी दूसरी टेक्नोलॉजी। और जब ये सारी चीजें हाथ में थी, तभी इनके अंदर और हिम्मत बढ़ गई युद्ध में कूदने की। तीसरा कारण, ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के स्थायी युद्धों को विश्व युद्ध का स्वरूप देने वाले राष्ट्रवाद और नई टेक्नोलॉजी। ये दो कारण तो हैं ही, उनमें और एक तीसरा कारण था, यूरोप के देशों की आपसी समझौते। यस, यूरोप के प्रत्येक देशों में दूसरे देश के साथ आपसी तस्करी के समझौते थे, तो मित्र देश को उसके साथी देश को सहयोग करना था और उसके बचाव के लिए खुद युद्ध में कूद जाना था। ऊपर से इनमें से कई करार विपक्षी थे। इन करार और समझौतों ने यूरोप के सब देशों को युद्ध करने का और साहस दिया। ये कुछ इस तरह से है कि दोस्त की लड़ाई हुई है तो हमें उस लड़ाई में जाना है और उसका साथ देना है, चाहे वो सही हो या गलत हो, ये सोचे बिना। इस तरह का समझौता था। और जैसे ये मान लीजिए कि कोई बड़े देश में मतभेद होने से छोटे देश उससे युद्ध नहीं करेगा, लेकिन कई और मित्र देशों से हुए करार के कारण उस छोटे से देश को अपने हिम्मत से ज्यादा जोखिम लेने का आत्मबल मिलेगा। इन सारे कारणों को अगर हम देखें तो संघर्ष की आग स्थानिक होते हुए पूरे विश्व में फैलने वाली थी और प्रत्येक देश के पास मजबूरी थी अपने किए हुए करार के कारण युद्ध में कूद जाने की। इसमें सबसे पहले पहल करने वाला देश रशिया था, जिसने रशियन जैसे स्वाक प्रजा वाले देश सर्बिया को लश्कर सहायता करने का लिखित वचन दिया था। अब हुआ कुछ ऐसा कि रशिया की आंतरिक स्थिति उस समय में बहुत खराब थी। सामने वाले क्रांतिकारी जार निकोलस के सामने आंदोलन कर रहे थे। ये क्रांतिकारी देश में राजशाही और सामंतशाही साम्यवाद को सामने लाना चाहते थे। खेत के मजदूर, रामगढ़ कारोबार सब इनमें शामिल थे। रशिया हिंसक और बेकाबू होता जा रहा था।
रशिया के जार निकोलस में इन क्रांतिकारियों के नेता व्लादिमीर लेनिन को देश से निकाल देने के बावजूद सत्ता उनके हाथों से सरकती हुई नजर आ रही थी। इसीलिए निकोलस को लगा कि ऑस्ट्रिया हंगरी के सामने के युद्ध में सर्बिया को मदद करने के लिए यदि रशियन सैनिक भेजे जाएं तो रशियन देशवासियों का मन इन रोज रोज होने वाले युद्ध में लगा रहेगा और रशिया के आंगन में होने वाले इस आंदोलन का अंत हो जाएगा। मतलब एक तीर से दो निशाने। इसीलिए वो 30 जुलाई 1914 को सर्बिया की मदद के लिए आगे आया। रशिया के इस कदम ने जर्मनी के सम्राट के 4 बिलियन लोगों को परेशानी में डाल दिया, क्योंकि युद्ध की स्थिति में करार के अनुसार जर्मनी को ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ देना था और उसके लिए उसको रशिया जैसे देश से लड़ना होगा। दूसरे ही दिन जर्मनी ने रशिया को 24 घंटे के अंदर अपनी फौजी कार्रवाई समेट लेने का अल्टीमेटम भेजा और फ्रांस को 18 घंटे में अपनी जगह तटस्थ रहने का फरमान भेज दिया। पर रशिया ने जर्मनी की इस मांग को ठुकरा दिया। इसीलिए अब जर्मनी और रशिया आमने सामने हो गए और जर्मनी और रशिया का साथ में युद्ध तो क्लियर हो गया। फ्रांस ने जर्मनी की कोई परवाह न करते हुए कोई जवाब नहीं दिया। इसीलिए रशिया के बाद अब फ्रांस की बारी थी। फिर भी ये युद्ध अभी विश्व युद्ध में परिवर्तित हो ऐसा तो कोई लक्षण अभी तक दिखाई नहीं दिया, क्योंकि विश्व की बड़ी बड़ी ताकतें अभी अखाड़े से दूर थीं। इनमें ब्रिटेन तथा यूएसए जैसे देश शामिल थे। जैसे यूरोप में चाहे कुछ भी हो, उससे अटलांटिक ओशियन के उस पार बसे अमेरिका को इससे कोई लेना देना नहीं था। अरे करो जो करना है। हीरो के साथ अमेरिका का कोई संबंध नहीं था। मतलब तो सिर्फ इतना ही था कि अमेरिका में बसे लोगों के दादा परदादा पहले यूरोप से अमेरिका आके बसे थे। बाकी खुद की राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक नीतियों से मतलब रखने वाला अमेरिका विश्व के इस झंझटों से अछूता था। दूसरी तरफ 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया की सर्वोच्च महासत्ता ब्रिटेन थी। ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार की हत्या हुई थी, जिससे उसको और उसकी ब्रिटेन सत्ता का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ठंडा कलेजा लिए हुए बैठे थे, उनको कोई मतलब नहीं था इससे। वो लड़े भी तो किसके साथ? पहले वैसे भी जर्मनी और वो दुश्मन नहीं थे। मैट्रिक्स करार है, जर्मनी के सम्राट और ब्रिटेन के राजा जाट जॉर्ज 5th मामा के पुत्र थे, मतलब कजन ब्रदर थे। लड़ाई के सारे मोर्चे खोले जाएं, फिर भी ब्रिटेन ने 10वीं नीति को पकड़े रहने की ठान ली थी। इसीलिए जब जर्मनी ने फ्रांस को अपनी तटस्थता जाहिर करने का अल्टीमेटम भेजा, उसके दूसरे दिन तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री छुट्टी पर जाने वाले थे। लेकिन अचानक ब्रिटेन में बसे फ्रांस के राजदूत ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ अर्जेंट मीटिंग का न्योता भेजा। इसके लिए प्रधानमंत्री को लंदन में ही रहना पड़ा। दूसरे दिन दोनों मिले। फ्रांस के राजदूत ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से प्रस्ताव रखा कि हमारी सरकार ये चाहती है कि जर्मनी फ्रांस पर कभी हमला करता है तो आप हमारा सहयोग करें और ब्रिटिश फौज को फ्रांस के सहयोग के लिए भेजिए। इस विषय पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। हार्ड वर्ल्ड ने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे खेद है, मैं अपना सैनिक फ्रांस में नहीं भेज सकता हूँ। यूरोप खंड में अगर युद्ध हो तो मैं उसमें ब्रिटेन को धकेलना नहीं चाहता हूँ। अगर मैं आपको हाँ कह दूं तो शाम तक मेरी सरकार गिर जाएगी। वैसे भी फ्रांस को जर्मनी के साथ अभी मतभेद कहाँ हुए थे? अभी तो बात नॉर्मल चल रही थी। उन्होंने तो खाली अल्टीमेटम भेजा था और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी तो सही कहा था। जर्मनी और फ्रांस के बीच अभी तक ऐसा कोई मतभेद नहीं हुआ, लेकिन परिस्थिति उसके दूसरे दिन पलटने वाली थी। 2 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस को सूचना दी कि आप डिक्लेयर करें कि आप किसके साथ हो। तब उन्होंने जवाब दिया कि अगर युद्ध की स्थिति हो तो फ्रांस युद्ध खुद करेगा। जर्मनी को फ्रांस का ये जवाब अस्पष्ट लगा। जर्मनी को लगा कि फ्रांस युद्ध लड़ने के लिए अच्छे शस्त्र और योग्य सामर्थ्य की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन इस तरह फ्रांस के मन में ऐसा कोई इरादा नहीं था। जर्मनी के सम्राट केचल ने सोचा, अगर फ्रांस भी हमारे साथ युद्ध करे तो उस परिस्थिति में पूर्व में रशिया के साथ और पश्चिम में फ्रांस के साथ, यानी कि 2 मोर्चों पर युद्ध करना होगा। उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए सिर्फ शंका के आधार पर सम्राट केचल ने पहले फ्रांस का काम तमाम करने की सोच ली, जो बिल्कुल जरूरी नहीं था। इधर फ्रांस ने जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पर 10 लाख सैनिक तैनात कर दिए। जर्मनी को यह पता था कि आमने सामने की बॉर्डर पर वो लड़ाई करेगा तो दोनों तरफ से नुकसान ज्यादा होगा।
इसीलिए जर्मनी कोई बीच का रास्ता अपनाकर युद्ध करना चाहता था। इधर नक्शे में देखिए तो जर्मनी और फ्रांस के उत्तरी छोर पर बेल्जियम नाम का छोटा सा देश है। अब केजल ने सोचा अगर वो अपनी सेना बेल्जियम के रूट से फ्रांस भेजे तो फ्रांस ने जो अपनी सेना बॉर्डर पर तैनात की है वो उसी भ्रम में रहेगा कि ये उनकी सेना है और इधर बेल्जियम से सेना घर में घुसकर उन पर हमला कर देगी। इसीलिए दूसरे ही दिन जर्मनी के सम्राट केचल ने बेल्जियम के सम्राट अल्बर्ट को संदेश भेजा कि आप अपने देश का लैंड हमें फ्रांस में घुसने के लिए यूज करने के लिए दीजिए। हमें 4 लाख सैनिक बेल्जियम के थ्रू फ्रांस घुसाने हैं और आपके देश में कोई खेत, रास्ते और बगीचे जिसका कोई भी नुकसान होगा तो वो हमारा देश भरेगा। लेकिन अल्बर्ट ने मंजूरी नहीं दी। बेल्जियम के सम्राट ने यह सोचा कि जर्मनी के पास तो 45 लाख सैन्य बल है और उसमें से जर्मनी चाहता है कि बेल्जियम के थ्रू 4 लाख सैन्य बल के साथ फ्रांस में घुसेगा। इधर बेल्जियम के पास तो 1,17,000 सैन्य थे। इसीलिए इस स्थिति में जर्मनी चाहे तो बेल्जियम को हथिया सकता था। इसी डर के कारण उन्होंने मंजूरी देने से मना कर दिया और तुरंत ही 3 अगस्त 1914 के दिन ब्रिटेन के राजा जॉर्ज V से सहायता मांगी। बेल्जियम के राजा ने ब्रिटेन से सहायता इसलिए मांगी क्योंकि 1839 में ब्रिटेन और बेल्जियम का सैन्य समझौता हुआ था। लेकिन 150 साल पुराने इस समझौते को ब्रिटेन ने आउटडेटेड बताकर इसकी सहायता नहीं की। अगर सहायता कर दी होती तो राई का पहाड़ तो नहीं होता और शायद पहला विश्व युद्ध ना होता। लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अल्बर्ट ने उल्टा सोचा। उन्होंने ये सोचा कि विजय पर विजय होता हुआ जर्मनी सैन्य बल की मदद से फ्रांस को जीतकर अगर इंग्लिश समुद्र को पार कर ब्रिटेन तक पहुंच जाए तो तब तो उनके देश को भी खतरा था। निष्क्रिय होने के कारण सरकार से भी उनको हाथ धोना पड़े। लेकिन उनकी ये धारणा अगर देखा जाए तो सही हो गई, क्योंकि जर्मनी ने ब्रिटेन के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। इस घोषणा के साइड इफेक्ट बहुत ही जोरदार होने वाले थे, क्योंकि ब्रिटेन की इस घोषणा के बाद जहां ब्रिटिश राज्य था वो देश भारत और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ये सारे देशों के सैनिक ब्रिटिश सरकार के लिए लड़ने वाले थे। और सबसे बड़ा सैन्य, जी हां, भारत देश की ब्रिटिश सरकार इस युद्ध में लड़ने के लिए भारतीय सेना की कुछ टुकड़ियों को भेजने वाली थी। भारत के कई लाख सैनिक जहाज में युद्ध लड़ने के लिए ब्रिटेन भेजे गए। इधर तुर्की, इन सब देशों में बड़ी गाड़ियां, मोटर गाड़ी, जीप उस वक्त नहीं थे। इसीलिए उन्हें ऊंची जाति के ऊंट और घोड़े ले जाने पड़े। इस युद्ध में लगभग 8 लाख भारतीय सैनिक मरने वाले थे। 7 लाख से भी ज्यादा सैनिक घायल होने वाले थे। 30,000 घोड़े, 65,000 खच्चर और 5,000 बैल की भी बलि चढ़ने वाली थी। लेकिन दुख और अफसोस इसलिए था क्योंकि ये सब बलिदान भारत के लिए नहीं, बल्कि भारत को गुलाम बना देने वाले ब्रिटिश राज्य के लिए था। 4 अगस्त को ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा की थी तो एक के बाद एक कई देश युद्ध में कूद पड़े। 6 अगस्त को ऑस्ट्रिया हंगरी में रशिया के सामने, 8 अगस्त रशिया ने सर्बिया के सामने, 9 अगस्त के दिन फ्रांस ने भी ऑस्ट्रिया हंगरी के सामने, 12 अगस्त ब्रिटेन ने ऑस्ट्रिया हंगरी के सामने और जर्मनी के सामने, 23 अगस्त जापान ने जर्मनी के सामने। उसके 2 दिन बाद 25 अगस्त के दिन ऑस्ट्रिया हंगरी ने जापान के सामने युद्ध की घोषणा कर दी। ऐसे देखें तो 1 महीने से भी कम समय में कुल 9 देशों ने एक दूसरे के सामने युद्ध का बिगुल बजा दिया। कुल 28 देश इस युद्ध में कूद पड़े। इनमें से गौर करने वाला देश था अमेरिका, जिसको यूरोपियन देशों या उसके युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कुछ कारण से अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। जर्मनी के सबमरीन रवाना हुए, खाने पीने की सामग्री तथा युद्ध जहाजों को टारगेट बनाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के सबमरीन ने जर्मनी जहाजों को नहीं छोड़ा। इस घटना के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के प्रमुख से सहायता मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो अमेरिका को यूरोप से होने वाले युद्ध में शामिल नहीं करना चाहते थे।
वो उनके देश के हित में भी नहीं था, लेकिन अमेरिका को ठोस पहुंचा देने वाली घटना 7 मई 1915 के दिन घटी, जब जर्मनी सबमरीन ने ब्रिटेन के एक बड़े पैसेंजर जहाज को नष्ट कर दिया, जिसमें 1118 लोग शामिल थे, जिसमें से 128 अमेरिकी नागरिक थे। अब अमेरिका का युद्ध में कूद पड़ने का यही सबसे महत्वपूर्ण कारण था। लेकिन जर्मन सम्राट केचल ने अमेरिका से माफी मांगी और कहा कि अंधाधुंध छापेमारी कर जहाज को टारगेट नहीं बनाया जाएगा। ये प्रॉमिस किया कि वो आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे, इसीलिए अमेरिका यहाँ कोई विपरीत प्रतिक्रिया ना दे, और उस बात का अंत हो गया। जर्मनी पहले जहाज को चेक करेगा कि उस पर अमेरिकी नागरिक तो नहीं है, उसके बाद हमला करेगा। जर्मनी की इस नीति के कारण जर्मनी को ही मात खानी पड़ी। जब जर्मनी ये पुष्टि करने की कोशिश करता था तो जहाज में अमेरिकी नागरिक हैं या नहीं, उससे पहले ही ब्रिटिश सैनिक जर्मनी पर हमला कर देते थे। इस कारण जर्मनी की कई सबमरीन डुबा दी गईं। इस नीति के कारण जर्मनी को बहुत नुकसान सहना पड़ रहा था। ब्रिटेन के समुद्र में नाकाबंदी करने वाला जर्मनी का प्लान फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा था। समुद्री युद्ध जीतने के लिए जर्मनी को खुली छूट देने की जरूरत थी, पर अगर वो छूट दे और जर्मन सबमरीन फिर से अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दे तो उस समय अमेरिकी जहाजों को और अमेरिकी नागरिकों को नुकसान पहुंचाना हो जाता, और इस बार भी अमेरिकी नागरिक मारे गए तो अमेरिका शांत रहने वाला नहीं था। जर्मनी के लिए ये धर्म संकट था, लेकिन जर्मनी सम्राट केचल ने इसका हल ढूंढ लिया। उपाय ये था कि यूएसए को उसके घरेलू लड़ाई में उलझाया जाए। इसके लिए जर्मनी ने मैक्सिको को उकसाया। मैक्सिको को 1848 में अमेरिका में ले लिया गया था। उसके प्रदेश का एरिया 13 लाख स्क्वायर फीट का था। इस 13 लाख स्क्वायर फीट वाले देश को मैक्सिको को वापस दिलाने का संदेश जर्मनी ने कोड वर्ड में मैक्सिको को भेजा। इसमें मैक्सिको को करना बस इतना था कि अमेरिका के सामने युद्ध डिक्लेयर करना था। उसके बाद जर्मन सैनिक उसकी सहायता के लिए अपने आप पहुंचने वाले थे। जर्मन सरकार का ये संदेश सांकेतिक भाषा में गुप्त था। इस संदेश को ब्रिटिश गुप्तचर ने रिकॉर्ड कर लिया और अमेरिका के प्रमुख को दे दिया। फिर क्या था? 6 अप्रैल 1917 के दिन अमेरिका पहले विश्व युद्ध में कूद पड़ा। इसमें चीन, थाईलैंड, ग्रीन ब्राजील जैसे देश भी युद्ध में कूद पड़े। इटली और 5 देश उससे पहले ही युद्ध में कूद पड़े थे। देखें तो आज सर्बिया स्थानिक विग्रह बहुत बड़े पैमाने पर इस युद्ध में परिवर्तित हो गया था। युद्ध 4 वर्ष 4 महीने 11 दिन चला, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए, अरबों की संपत्ति का नाश हुआ। इन सब में हैरान करने वाली बात यह थी कि ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार को मारी गई एक बुलेट, जिसने इतनी बड़ी मात्रा में तबाही फैलाई, इसने इतने बड़े विश्व युद्ध की घोषणा कर दी। इस विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। आइए कुछ बदलाव देखते हैं। जैसे रशिया में मौजूद 370 साल पुरानी प्रथा का अंत हो गया, और फिर कुछ समय बाद रशिया और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर शुरू होने वाला था, और इस कोल्ड वॉर के चलते इन दोनों देशों ने 30,000 परमाणु बम बना डाले। इस युद्ध के बाद जर्मनी के साथ अन्याय भी हुए, जिसने दूसरे विश्व युद्ध को जन्म दिया। ब्रिटेन का सूरज अंत होने वाला था और पश्चिम में अमेरिका नाम की एक महासत्ता बनने वाली थी। दरअसल यूरोप में हुए युद्ध के कारण कई उद्योग खराब हो गए थे। लगभग सारी कंपनियां और मिलें बंद हो चुकी थीं। यूरोप में अब खुद कुछ पैदा करने की क्षमता नहीं थी। इसीलिए यूरोप की मांग को पूरा करने के लिए अमेरिका में उद्योग का विकास किया गया, और अमेरिकी देश को कुछ ही सालों में उद्योगों के चलते पैसे वाला बना दिया। इस विश्व युद्ध ने कई देशों के भूगोल को भी बदल कर रख दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी अलग अलग 2 देशों के नाम की स्थापना हुई। इस विश्व युद्ध ने रोमानिया का भौगोलिक 2 गुना कर दिया। अब सवाल ये है कि इस विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ क्या हुआ, जिसने दूसरे विश्व युद्ध को जन्म दे दिया। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की बहुत ही बुरे तरीके से पराजय हुई, इसीलिए केचर को अपने देश का बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास वाले देश को दे देना पड़ा। जर्मनी का 65,000 स्क्वायर किलोमीटर विस्तार आसपास के देशों ने बांट लिया। जर्मनी के रेलवे इंजन टेक्नोलॉजी और सबमरीन, ये सब फ्रांस और ब्रिटेन ने युद्ध में हुए नुकसान के नाम पर छीन लिया, और ऊपर से 50 अरब डॉलर की पेनल्टी लगाई। ये जर्मनी के लिए बड़ा ही असहनीय था।
जर्मनी की प्रजा के लिए ये एक बेहद ही असंतोषजनक स्थिति थी, लेकिन उनके प्रतिकार करने की क्षमता नहीं थी। प्रतिकार करें भी तो किसके सामने करें? उनका देश और उनकी सरकार घुटनों पर थे। यहाँ एक घटना का वर्णन करना आवश्यक है। प्रथम विश्व युद्ध में हुए एक आकस्मिक घटना ने आने वाले सालों में स्थिति को पलट दिया। घटना यूं थी कि एक ब्रिटिश सैनिक हेनरी टेंडे फ्रांस की उत्तरी सीमा में जर्मनी के सामने युद्ध लड़ रहा था, लुइस टाइप के राइफल के साथ। वो और उनके साथी कई घंटों से जर्मनी के सामने युद्ध लड़ रहे थे और उन्होंने जर्मन सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। इन सब के बीच अचानक या फिर यूं कहिए अकस्मात से एक जर्मन सैनिक टेंडी के राइफल लाइन में आ खड़ा हो गया। वो जर्मन सैनिक घायल था और उसने टेंडी के सामने राइफल तान रखी थी। हेनरी टेंडी ने उसे शूट करने की सोच बदल दी और उसने अपनी राइफल नीचे झुका दी और वो जर्मन सैनिक एक आर्टिफिशियल स्माइल के साथ वहां से दूर चला गया। कई सालों बाद हेनरी टेंडी को बहुत पछतावा हुआ। सन 1977 में हेनरी टेंडी का अवसान हुआ और तब वो पछता रहे थे, क्योंकि टेंडी के राइफल का जो शिकार नहीं हुआ था वो जर्मन सैनिक था और उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। विधि का विधान देखिए दोस्तों, एक गोली छूटने से पहला विश्व युद्ध हुआ और दूसरी गोली ना छूटने से दूसरा विश्व युद्ध हुआ। इतिहास हमेशा ऐसे ही बनता है। तो ये थी पहले विश्व युद्ध की कहानी। हम बहुत जल्द ही दूसरे विश्व युद्ध की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर इस एपिसोड के बारे में आपके सुझाव हों या आप कोई भी टिप्पणी करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। टेक केयर।